हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सो वी हैव स्टार्टेड द बेसिक सीरीज जनरली, जिसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है इसमें। तो खासकर जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, आपको जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उसमें आपको इसका जो इतिहास है, जो पॉलिटी है, जोग्राफी है, इकोनॉमी है, एंड एट द सेम टाइम जो उसका करंट अफेयर है, उसको बहुत डिटेल में देखने वाले। सो पहला लेक्चर हमने देख लिया था, जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने किस किन चीज़ों के बारे में देखा था। तो फर्स्ट लेक्चर में जनरली हमने जो आपका मेजर किंगडम है, जो आपको एंशिएंट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्शन रखते हैं, जिसमें आपका वर्मन डायनेस्टी था, मलिच्छ डायनेस्टी था, एंड एट द सेम टाइम ऑफ जो लास्ट में पाला डायनेस्टी था। लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद भी तो कोई इतिहास रहा होगा, ठीक है। सो उसके बाद जो आपका आता है ऑल माइटी, ठीक है, या फिर सबसे ग्लोरियस अगर देखा जाए अहोम डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी आपको 600 ईयर तक रूल करती है। कहाँ पे? पूरे आपको ब्रह्मपुत्रा वैली में। और ये रूल ही नहीं करती है, एक हमारे अंदर जिंदा जो है वो इतिहास छोड़ के जाती है। और अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाओगे, सो वहाँ पे हर एक जो बोलते हैं ना कण में, एवरी सिंगल थिंग जो है, वहाँ पे हम हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो या तो किताब से पढ़ते हैं या फिर उसको पन्ने में देखते हैं। लेकिन जब हम इस अहोम डायनेस्टी के बारे में देखते हैं तो उसको जीवित इतिहास बोला जाता है। वो आपको वहाँ पे हर एक नेचर जो है वहाँ पे वो चीज़ें दिखेगी, चाहे आपको मोइडम्स के फॉर्म में दिखे, चाहे आपको वहाँ के कल्चर के फॉर्म में दिखे, या फिर आपको उसका इतिहास ऐसा है कि आपको उसका हर जगह चर्चा होता है। एंड हाल फिलहाल में आपको इसको लेके बहुत बड़ा करंट अफेयर में जो न्यूज़ आया हुआ था, न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से ये जो आपका टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो ये सोर्स आपका PIB से लिया गया है। बार बार मैं बोल रही हूँ, PIB जो है सबसे ऑथेंटिक सोर्स, इससे कोई रिलायबल सोर्स हमारे लिए तो है नहीं एज ए एस्पिरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात किया गया था कि जो आपको चारदी मोइडम्स है, ठीक है, अब ये क्या है नहीं है, वहाँ के लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, बट थोड़ी बहुत इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसको 43rd नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। हो गया, इसको काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आपको पता भी होगा। बट जब एग्जाम में आएगा ना, क्योंकि आपको रीजनल हिस्ट्री में यही, अगर आप एग्जाम वहाँ पे दोगे तो आपको नंबर पूछ दिया जाता है कि कौन से नंबर का इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। तो 43rd नंबर का बनाया गया, 44th आपको मराठा लैंडस्केप था, ठीक है। सो इस वजह से आपको न्यूज़ में था। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए सो इवन NCERT को रिवाइज किया गया है। नया जो NCERT आपको बुक आया है, वहाँ पे रीजनल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, बहुत ज़्यादा ऐसा बोला गया है कि उसको भी हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और उसको जो है इतिहास को अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें आपको खासकर आपको रीजनल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो इन मराठास को बहुत ज़्यादा आपको उसमें दिखाया गया, उसमें उसके बारे में चर्चा किया गया, विजयनगर एम्पायर को किया गया, एंड एट द सेम टाइम अहोम डायनेस्टी के बारे में भी लिखा गया है। तो अगर आपको NCERT में वो चीज़ें आ गई तो इसका मतलब आप अलर्ट हो जाओ कि उससे आपको सवाल हर जगह हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ना कि बस रीजनल हिस्ट्री में, ना कि बस आपको स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में। वहीं पे इवन अगर आप कोई नेशनल एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आपको होम डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वेटेज इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि आपको आप इस एरिया को स्किप करके नहीं जा सकते हो। और वैसे भी अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो, सो ये आपका काम भी बनता है कि आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए, ठीक है, अपना हिस्ट्री पता होना चाहिए। कैसे जस्टिफाई करोगे हमारे पास क्या है? होता है ना कि आजकल आप किसी स्टेट से जाते हो तो अपने स्टेट को आप खुद रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन, आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। और इतिहास को ऐसे नहीं इधर उधर अनरिलायबल सोर्सेज से नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया और फिर हम लोगों के बीच में बहस करना शुरू कर देते। यू मस्ट हैव द ऑथेंटिक सोर्सेज। सो हमारा जो आपको पूरा लेक्चर रहता है वो हम उसी तरीके से देखते हैं, जहाँ पे, और हम इधर उधर की बातें नहीं करते, जो इधर से हो गई वो हो गया वो हो गया, ऐसा कोई कहानी हमें नहीं बताना है। हमें वो चीज़ों को देखना जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम एज अ पर्सन भी आपको चीज़ें, सही चीज़ें पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो आज जो है वो है अहोम डायनेस्टी। सो अहोम डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बार बार मैं बोल रही हूँ 600 ईयर बहुत लंबा अपने आप में टाइम है। सो कब से इनका रूल रहता है? 1228 से लेके 1826। मतलब अगर पूछा जाए एकदम छोटे शब्दों में बताया जाए आपको, तो दिल्ली सल्तनत से लेके आपको कब तक चले गए? ब्रिटिशर्स तक, अर्थात कॉलोनियल रूल। तो आप सेंटर में काफी बदलाव आ रहा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आ रही है, मुगल्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, बट जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे एक राज्य स्थापित है, और ये टाइम टू टाइम इनको चैलेंज कर रहे हैं। और ये अगर इतने लंबे समय के लिए कोई रूल कर रहा है ना, तो जरूर इनके अंदर कुछ तो विशेषता रही होगी, कुछ तो यूनिक फीचर रहा होगा, कुछ तो ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, कुछ तो पोटेंशियल रहा होगा। ऐसे इनको आज याद नहीं किया जा रहा, ठीक है। सो
इनका एरिया भी पूछा जाता है, प्रेजेंट डे आपको पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक इनका रूल रहा है। सो ब्रह्मपुत्रा वैली प्रेजेंट डे अगर पूछा जो असम वाले एरिया में है, ब्रह्मपुत्रा वैली एरिया आपको प्रिसाइसली याद रखना जोग्राफिकल टर्म में, नियरली रूल 600, नियरली बोला जा रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एंड मार्किंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन डायनेस्टी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह आप देखोगे, इवन जो आपका नेशनल हिस्ट्री उसमें देख रहे हो कि बहुत फेरबदल हो रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में ही अगर आप देखोगे तो विद इन दैट दिल्ली सल्तनत देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ डायनेस्टी अराइजेस। ठीक है, ऐसे सेम नहीं होते। एलवारी तुर्क आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर देखोगे उनको इमामलुक बोला जाता है, उनको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। फिर अगर आप देखोगे तो तुगलक, उससे पहले आपको खिलजी डायनेस्टी आ रहे हैं, फिर आपको तुगलक आ रहे हैं, फिर आपको सैयद आ रहे हैं, फिर लोधी आ रहे हैं। इतना ज्यादा बदलाव आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कहाँ पे, असम की बात करें, सो वहां पे आपको एक ही डायनेस्टी या एक ही किंगडम इतने लंबे समय के लिए रूल कर रही है। एंड इवन अगर किसी और भी रीजनल हिस्ट्री में अगर आप चले जाओगे, चाहे आपको साउथ वाले में देख रहे हो तो वहाँ पे आपको विजयनगर आ रही है, फिर होयसाला आ रहा है, या फिर आप चालुक्य देखोगे, पल्लवाज उससे पहले रह चुके हैं। ठीक है, सो पल्लवा चालुक्य पहले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको विजयनगर आते हैं, विजयनगर का भी डाउनफॉल हो जाता है, फिर बहामनी के आसपास फिर बहामनी का भी डाउनफॉल हो रहा है। तो ऐसे बदलाव आपको दिख रहा है रीजनल हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे इतने लंबे समय के लिए, और सोचने वाली बात ये है कि ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, एक जैसा हमारा पूरा कल्चर वहाँ पे नहीं है, लोग एक जैसे नहीं है, ना ही इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर फूड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ देयर इथनिसिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर जेंडर, इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट। बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे आपको ट्राइबल पॉपुलेशन रह रहे हैं, बट एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा डायनेस्टी जिनका यहाँ से इंडिजीनियसली कोई कनेक्शन नहीं था, इंडिजीनियसली वो वहाँ से उस एरिया से नहीं थे जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं। तो कहीं और से आना, अपने आप को स्टेब्लिश करना और इतने लंबे समय के लिए रूल करना, ये बहुत अपने आप में एक मिस्ट्री है। ठीक है, बहुत सारी मिस्ट्रिकल चीजें हैं जो कि हम लोग अहोम डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो इनके अंदर ऐसा क्या चीज था कि इनको यहाँ पे इतने लंबे समय के लिए, सवाल आपके अंदर भी आना चाहिए, मन में आना चाहिए कि कोई ऐसा डायनेस्टी जो कि आपको यूनान प्रोविंस, ठीक है, जो कि चाइना और तिब्बत के बीच वाला एरिया है, इवन कहीं कहीं आप इसको म्यांमार भी देख लेते हो, म्यांमार लिख दिया जाता है। एंड डोंट गो इन द कंट्रोवर्सी, आपको बस याद रखना यूनान प्रोविंस से आते हैं, उस एरिया से आना, ब्रह्मपुत्रा वैली में आना, और किसको क्रॉस करके आना, पटकाई हिल्स को, पटकाई माउंटेन्स को क्रॉस करके आना, जो कि अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है उस टाइम पे। अगर पूरे उस एरिया का ज्योग्राफी देखोगे, टोपोग्राफी सबके फेवर नहीं है। जो आपको इंडिजीनियसली जो नेटिव लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए, उनके बेनिफिट में है, बट अगर कोई और जा रहा है तो उनके फेवर में नहीं है उनका टोपोग्राफी। ठीक है, तो वहाँ पे आना और इतने समय तक के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करना इज ह्यूज टास्क। लेकिन कौन कौन से कारण थे, सो रीजन आपको मेंस में भी मदद करेगा। सो रीजन कौन कौन था, पहला, सबसे पहले आपको याद रखना है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री जो इनका पावर था, मिलिट्री जो इनका स्ट्रेंथ था, वो सबसे यूनिक था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो बाकी राजा थे उनके पास मिलिट्री पावर नहीं रहा होगा, उनके पास भी मिलिट्री पावर होगा, बट इनकी मिलिट्री पावर की यूनिक जो खासियत ये थी कि ये इनका मेरिट बेस्ड सिस्टम होता था। ठीक है, हेरिडिटरी नहीं होता था कि मान लो कि कोई अपने आप में कैपेबल इनफ नहीं है, क्योंकि हेरिडिटरी है तो उसको भी बना दिया जाए, मेरिट बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग जो है वो टाइम टू टाइम दिया जाता था, और ये टेक्निक्स और टैक्टिक्स दोनों पे इनको रहता था। ऐसा नहीं कि बस मिलिट्री ट्रेनिंग दे दो फिर उनको फिर जब भेजो तो फिर वो कुछ काम ही नहीं करके आते। उनको टैक्टिक्स सिखाया जाता था, कैसे सर्वाइव करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना है, दैट इज द यूनिक। इसीलिए आपको मुगल्स जो है वो घुटने टेकेंगे इनके सामने, वही मुगल्स जो किसी के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, वही मुगल्स जो अपना विस्तार दक्कन तक करने के लिए डेक्कन प्लेट्यू तक पहुंच गए थे, वही मुगल्स जो आपको कश्मीर अफगानिस्तान तक पहुंचते, वही मुगल्स जो आपको गुजरात तक पहुंचने की कोशिश करते। उनका सपना जो है वो असम भी था, उनका सपना जो था वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी कंट्रोल करना था। लेकिन उनके सपनों को कोई अगर तोड़ता है तो दैट इज अ होम किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है मिलिट्री पावर। देन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो बहुत अपने आप में यूनिक थे, और आज भी अगर आपको अच्छा राजा बनना है तो आपके अंदर प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपको समय के साथ जो है वो करते रहना पड़ेगा। देन कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, कल्चरली अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते थे। राजाओं के अंदर बस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पॉलिटिकल मुद्दों पे ही बोलना है, मुझे बस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ही लाना है, मुझे बस मिलिट्री के लिए काम करना है। अगर आपको अपने जनता के बीच में सर्वाइव करना है तो उनके कल्चर को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जब उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करेंगे। दैट इज वेल नोन बाय द अहोम किंगडम। उनको पता था कि अगर उनके फेथ को, उनके ट्रस्ट को अगर जीतना है तो उनके कल्चर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा,
संबंध बनाना पड़ेगा, उनको उतना ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो ये 3 यूनिक चीज़ें अगर पूछा जाए कि अहोम किंगडम को इतने लंबे समय के लिए यहाँ पे कैसे खड़ा करता है, दैट इज फर्स्ट वन इज द मिलिट्री, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, थर्ड इज देयर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि वो आए और बोला कि उन्होंने रातों रात सबको बोल दिया कि नहीं नहीं मेरा कल्चर तो कुछ और है, आप उसी कल्चर के हिसाब से ढल जाओ। पहले उन्होंने अपने आप को एसिमुलेशन करना सिखाया, फिर उन्होंने उनको एसिमुलेट किया। ऐसा ही आपको होता था जनरली, जो कि हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखते हैं प्रॉब्लम रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और ये रेसिस्ट करते हैं आपको मुगल्स इन्वेजन को, जब हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ फाउंडिंग, जो आपको अहोम किंगडम के फाउंडर के बारे में पूछा जाए, सो फाउंडर सुकप्पा, ये नाम याद रखना, यही आपको यहाँ से सवाल आता है फर्स्ट। अब इसमें बहुत सारे रूलर्स आते हैं, बहुत सारे राजा आएंगे, बहुत सारे आपको इसमें टाइम टू टाइम चेंज होंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पीएचडी नहीं करने वाले हो, ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको जनरल जो है वो नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। सो हु वाज द फाउंडर? सुकप्पा, प्रिंस फ्रॉम द ताई ट्राइब। ये ट्राइब पूछा जाता है, कौन से ट्राइब से इनका कनेक्शन था, कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? ताई ट्राइब है, थाई नहीं है, ताई ट्राइब है। और ये कहाँ से आ रहे? माइग्रेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट डे यूनान प्रोविंस, चाइना। अब ये चाइना प्रिसाइजली आपको चाइना और तिब्बत के बीच वाला पोर्शन है यूनान प्रोविंस, जहां से ये माइग्रेट करके आ रहे हैं। एस्टैब्लिश द अहोम किंगडम इन द 1228 BCE, ठीक है, सी लिखा हुआ है, बिफोर क्राइस्ट नहीं, सी है, सेंचुरी है। ब्रह्मपुत्रा वैली, तो ब्रह्मपुत्रा वैली में ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि इनिशियली एट द चारदे, लेटर मूव टू घरगांव एंड इवेंचुअली टू द रंगपुर। तो अगर पूछा जाए कि अहोम किंगडम का 3 कैपिटल था, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इट विल बी ट्रू, 3 स्टेटमेंट जो है 3 कैपिटल इनका था। लेकिन अगर सवाल बोल दिया जाए कि 4 आपको ऑप्शन होते हैं ना एग्जाम में, 4 ऑप्शन में से अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा कैपिटल नहीं था, तो अगर 3 पता है तभी आप कौन नहीं था बता पाओगे। सो घरगांव याद रखना, रंगपुर एंड जो आपको 4 दी। इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पहले भी बात किया ना कि आपको इतने लंबे समय के लिए 600 साल के लिए 600 ईयर्स के लिए कोई ऐसे कैसे सर्वाइव कर जाएगा जहाँ पे इतना आपको इनस्टेबल सिचुएशन है, इतना ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। रीजनल पावर्स आपको कहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आपको सेंटर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बाकी जगह भी आपको बहुत सारे जो है वो उथल पुथल मची हुई है, बट यहाँ पे इतना शांति वाला माहौल कैसे बना हुआ? सो यहाँ पे सुकप्पा यूनाइटेड द सेवरल लोकल ट्राइब्स लाइक द वाराई एंड मोरांस। तो अब इतना आसान नहीं था इनके लिए, ये 600 साल जो बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं था कि एकदम इनको जो बात करते हैं ना एकदम इजीली उनको दे दिया गया कि आप यहाँ पे आओ और अपना रूल स्टैब्लिश कर दो, हम आपके प्रजा बनने के लिए तैयार है, हम आपके सब्जेक्ट्स बनने के लिए तैयार है। दैट इज नॉट ईजी। लेकिन ऐसा क्या था? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, जब यहाँ पे आते हैं और अभी भी अगर आप देखोगे, सो ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल डाइवर्सिटी आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत ज़्यादा मिलता है। अरुणाचल में ही देख लोगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग ट्राइब्स मिलते हैं, मणिपुर में जाओगे तो अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन मिल जाएंगे आपको, असम में बहुत सारे अलग ट्राइबल पॉपुलेशन है, मिजोरम में अलग है, त्रिपुरा में अलग है, ठीक है, सिक्किम में अलग है। तो ये डाइवर्सिटी है आपका, ठीक है, इतना डाइवर्स है। नागालैंड में आपको बहुत अलग वेराइटी ऑफ मिल जाएंगे। सो इतना वेराइटी है, इतना डाइवर्स कल्चर है, उनको यूनाइट करना, इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर सुकप्पा। इनको बहुत बड़ा जो है वो इनके लिए टास्क था, इसको यूनाइट कैसे किया जाए। सो हिस्ट्री में 3 पॉलिसीज है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी राजा अपने आप को स्टेब्लिश करता है, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, आइदर इट इज नेशनल हिस्ट्री और रीजनल हिस्ट्री और कहीं भी लोकल हिस्ट्री, कुछ भी पढ़ लो, ये 3 पॉलिसी सब यूज करता है। इवन हम जो सप्तांग थ्योरी हमने सुना है किसका? चाणक्य का, ठीक है, जिसमें जो बात किया गया था अर्थशास्त्र में, तो उसका यूज आज भी होता है। जो 3 थ्योरी, जो 3 पॉलिसीज मैं बता रही हूँ, उसका यूज अभी भी किया जाता है, आज के डिप्लोमेसी में भी किया जाता है, आज के इंटरनेशनल रिलेशन में भी किया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हो 3 पॉलिसी क्या है। फर्स्ट पॉलिसी इज योर अटैकिंग पॉलिसी, ठीक है। अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप सुपर पावर हो, जैसे यूएसए है, रसिया है, तो देख लो अपना सुपर पावर का यूज करें एंड दे टाइम टू टाइम अटैकिंग ईच एंड एवरी कंट्री, किसी भी फॉर्म में। जब भी उनको लगता है कि उनके हिसाब से नहीं चल रहा तो चलो अटैक कर दो। ये पॉलिसी यूएसए का आप देख रहे हो। सो उस टाइम पे भी, इन एंशिएंट टाइम ऑल्सो, अगर उनको लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे आगे वाला जो है, मेरा एनिमी जो है वो वीक है, तो आप क्या कर दोगे? अटैकिंग पॉलिसी, अटैक कर दोगे। दूसरा पॉलिसी होता था दैट इज फ्रेंडली अलायंस। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे बेनिफिट है, ठीक है, और शायद मैं इससे वीक हूँ, अगर एनिमी से मैं वीक हूँ, तो दोस्ती का प्रस्ताव डाल सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ, प्रपोजल भेजूंगा कि चलो फ्रेंडली अलायंस करते हैं, दोस्ती करते हैं, और मिल बांट के क्या करेंगे, भाईचारे में दोस्ती बना के रखेंगे। सो दैट वाज द सेकेंड पॉलिसी। सो माइट अटैकिंग पॉलिसी जो है वो सुकप्पा नहीं यूज करेंगे। उनको पता है कि अगर एक ट्राइब पे भी अटैक करते हैं, ठीक है, सो अदर ट्राइब विल नॉट स्पेयर हिम, ठीक है, उनको कोई छोड़ने वाला नहीं है, फिर इनके ऊपर भी अटैक हो जाएगा। तो ये जो बड़ा लंबे समय से अपना सपना सजो के आ रहे हैं, कहाँ से? यूनान प्रोविंस से ये सपना देखते हुए आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरे
इस फायदे का मौके का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि कामरूप किंगडम ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा किंगडम नहीं है, रीजनल पावर्स है, ट्राइबल पॉपुलेशन अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन देख रहे हैं, वो अपने चीज़ों को चला रहे, बट वहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है रीजनली, तो उस चीज़ का फायदा मैं नहीं उठा पाऊंगा अगर मैं इनके ऊपर अटैक करता हूँ, ठीक है। सो अटैकिंग पॉलिसी कैंसिल। तो दूसरा पॉलिसी है फ्रेंडली अलायंस। दोस्ती में बड़ा इजी चीज़ नहीं होता, ठीक है। आज भी अगर आप लोग किसी से दोस्ती करते होगे तो ऐसा तो नहीं है डे 1 कॉलेज में मिलते हो और दोस्ती हो जाती है आपकी, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी दोस्ती इतनी जल्दी नहीं हो जाती, थोड़ा इंसान को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, परखना पड़ता है। सो अगर ये फ्रेंडली अलायंस का प्रस्ताव डालते भी है किसको, ट्राइब्स को, तो या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या लगता है ये इजिली इनका बात मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे? उनको भी तो वो भी तो सोचेंगे ना, इनको तो बेनिफिट है उनके से, उन ट्राइबल पॉपुलेशन को क्या इनसे बेनिफिट है कुछ? सो इनको लगा कि चलो ये भी नहीं काम बन रहा है। सो थर्ड इज द मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जिसका यूज आप देखोगे सो बहुत सारे रूलर ने किया है। बिंबिसार ने किया है, ठीक है, बिंदुसार नहीं बोल रही, बिंबिसार ने किया आपको हरियनका डायनेस्टी में, अजात शत्रु ने भी किया था इस चीज़ का यूज, मौर्यन डायनेस्टी में भी आपको चंद्रगुप्त ने भी किया था, अशोका ने भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस का यूज किया, राजपूत में सबसे ज्यादा किया जाता, मुगल्स ने भी किया था, ठीक है। तो अब इनको लगता है शादी का प्रस्ताव अगर दिया जाता है, ठीक है, रिलेटिव बन जाएंगे, फिर आपको क्या हो जाएगा, रिश्तेदारी हो जाएगी, एंड जब रिश्तेदारी वाली बात आती है ना, तो फिर तो सब सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी। तो अब रिश्तेदारी कैसे बनाया जाए? तो इनको पता था कि दो ट्राइब यहाँ पे बहुत पावरफुल है, दो की, वाराही एंड मोरांस, इनको इन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा, ठीक है। और इन बराही और मोरांस से जो प्रिंसेस थी, इनकी शादी करवाई जाती है सुकप्पा से। आप तो रिश्तेदार बन गए, ठीक है। अब रिश्तेदार बन गए तो इनके जो रिश्तेदार होंगे वाराही और मोरांस ट्राइब के, वो भी तो इनके रिश्तेदार बन जाएंगे, तो क्या होगा, अब इनका थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, लोग इनको एज अ रिस्पेक्ट देंगे। तो ये दो बड़े ट्राइब्स अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इनसे और जो बड़े बड़े आपको जो भी ट्राइब्स इससे जुड़े होंगे वो भी इनको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। सो ऑटोमेटिकली ये पूरी रिश्तेदारी में बदली चीज़ें, एंड धीरे धीरे जो था इनको एक्सेप्टेंस मिलना। ये नहीं बोल रही कि एकदम अगले दिन से सब आके इनको बोले नहीं नहीं आप ही राजा बन जाओ, फिर इनको देखा गया, फिर इनका जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो इनसे अब लोगों को लगा कि ये सिक्योर कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और क्योंकि अटैकिंग टाइम चल रहा था, दिल्ली सल्तनत भी इधर आपको इस एरिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसको भी रेसिस्ट करते हैं, मुगल्स वाला तो हम लोग देखेंगे, इसको भी रेसिस्ट करते हैं। तो लोगों के बीच में इनका जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और ट्रस्ट बिल्डअप होने की वजह से लोग इनको, यहाँ के जो ट्राइब्स है, इनका सपोर्ट इनको कंटिन्यूसली मिलेगा, और इसीलिए इनको अनब्रोकन डायनेस्टी बोला जाता है इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि इनको ट्राइबल पॉपुलेशन, अब ऐसा नहीं होगा कुछ मतभेद नहीं रहा होगा, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं रहे होंगे, डिफरेंसेस में भी रहे होंगे हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको क्लीन चिट दे दिया जाता, कुछ ऐसा रहा ही नहीं होगा, होंगे प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी है, कुछ हुआ भी होगा, बट अभी के लिए आपको याद रखना कि दो बड़े ट्राइबल जो ग्रुप्स थे, इनका सपोर्ट इनको मिल जाता है, इसके साथ साथ बाकी ट्राइबल पॉपुलेशन भी इनको सपोर्ट देना शुरू करेंगे ना। अहोम किंगडम्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, पटकाई माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं, यूनान प्रोविंस से आ रहे हैं, सान प्रिंस इनको बोला जाता है, ठीक है, सान प्रिंस याद रखना, ये टर्म्स पूछा जा सकता है। नाउ स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेगेसी इनका याद रखना है, जो आर्किटेक्ट ऑफ असम है, जो आर्किटेक्चर देखेंगे वहाँ पे भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टर्म्स है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। की फैक्ट सुकप्पा के बारे में है, जैसे कि फाउंडर ऑफ द अहोम डायनेस्टी इन असम, नोन एज द फर्स्ट अहोम किंग, पहले अहोम किंग है, केम फ्रॉम द मोंग माओ, ठीक है, ये साउथ चाइना, मोंग माओ एरिया पूछा जा सकता है, कहाँ पे, साउथ चाइना में है, एंड लेट द अराउंड 9000 पीपल्स टू अर्न। ये अकेले नहीं आते हैं, ठीक है, अपने साथ 9000 लोगों को लेके आते हैं। इनिशियली जब आते हैं तो ये ट्रेडिंग, इनको व्यापार का था, दूसरा इनको पता था कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं है, ऑलरेडी जो कामरूपा किंगडम है वो डिक्लाइन खत्म हो चुका है, डिक्लाइन पे है, तो उस चीज़ का इनको फायदा मिलेगा। तो ये 9000 लोगों को लेके आते हैं, लेकिन आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन वाली जो बात बोल रही हूँ, जो 9000 लोग लेके आते हैं, तो ये नहीं आते कि यहाँ पे मैं वो जो इनके साथ आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ के कल्चर को मैं बदल दूंगा, वो अपने आप को पहले एसिमुलेट करते हैं, वो अपने आप को बदलते हैं, फिर लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे अदर कल्चर भी आपको सर्वाइव करना शुरू होगा। क्रॉस द पटकाई माउंटेन्स इन 1228 एंड established new capital Chardev, laid the foundation of Ahom kingdoms and united different ethnic groups, जिसमें आपको खुद तो वो ताई हैं, ठीक है, ताई ट्राइब से बिलोंग करे, लोकली जो यहाँ पे ताई ट्राइब्स हैं उनका सपोर्ट इनको मिलेगा ना, उनका सपोर्ट भी मिल रहा है, फिर आपको बोडो एंड अदर ट्राइब्स भी इनको सपोर्ट करते हैं। डेवलप्ड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्लेंडिंग द अहोम्स वे गवर्नेंस विद द लोकल, और 600 साल तक ये रूल करते हैं। मोस्ट यूनिक थिंग इज दैट देयर की एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में आपको चीज़ें जो याद रखना है वो है आपका
मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, मोनार्कियल सिस्टम। यहाँ पे कहीं भी रिपब्लिक नहीं है, याद रखना आपको, रिपब्लिकन नहीं है। जैसे आप लोग महाजनपद आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे वज्जी के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे 8 अलग अलग ट्राइब्स रूल कर रहे थे एंड फर्स्ट वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक गणराज्य बोला जाता है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे मेजोरिटी जो है ट्राइबल पॉपुलेशन रह रहे हैं, ठीक है। सो मे भी शायद मोनार्कियल की जगह पे रिपब्लिकन होना चाहिए था, बट रिपब्लिकन नहीं है, याद रखना मोनार्कियल है। द किंग, उनको स्वर्ग देव बोला जाता था, गॉड ऑफ हेवन बोला जाता था। इनका जो डिसीजन होता था वो सुप्रीम होता था। ये जो बोलते थे अब ऐसा नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहे होंगे, मिलिट्री कमांडर इन चीफ भी रहा होगा, लोकल चीफडम भी होते थे पुलिस सिस्टम भी रहा होगा, सब कुछ रहा होगा, बट इनका जो डिसीजन है, अगर इन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ें नहीं लागू होगा तो नहीं होगा, अगर इन्होंने बोल दिया कि यही चीज़ें लागू होगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही चलता था। सो ये स्वर्गदेव वॉज द सुप्रीम एंड अथॉरिटी असिस्टेड बाय द मिनिस्टर। इनको असिस्ट कौन करता था? मिनिस्टर करता था। नाउ पटकाई काउंसिल, दो चीजें याद रखना, पटकाई काउंसिल या फिर आपको पत्रा सिस्टम, पटकाई काउंसिल या पत्रा सिस्टम, ये अगर दोनों चीजें आ गया ना तो याद रखना आपको ये किस चीज से एसोसिएटेड, आपका अहोम किंगडम से। हो सकता है ऑप्शन में आपको जो है वो वर्बन हो जाएगा या फिर आपको मलच्छ पूछा जा सकता है, पाला पूछा जा सकता है। अहोम से आपको पत्रा और पटकाई काउंसिल रिलेटेड। पटकाई काउंसिल अभी भी कुछ है कहीं, इसका पॉलिटी में कोई रेफरेंस है, बताना आप लोग मुझे। काउंसिल ऑफ नोबेल्स कॉल्ड दांग्रियाज। तो जो आपको नोबेल का जो काउंसिल होता था उसको दांग्रियाज बोला जाता था। नाउ टर्म्स ही यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इस पूरे स्लाइड में आपको टर्म्स ही पूछा जाएगा। दांग्रियाज पूछा जा सकता है कि क्या चीज था, तो ये काउंसिल ऑफ नोबेल्स को दांग्रियाज बोला जाता है, जो हेल्प करते थे किस चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में एंड डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने आप में राजा नहीं चला पाएंगे ना, प्रशासन, उसको कोई असिस्ट करने के लिए चाहिए। तो दांग्रियाज जो होते थे वो आपको असिस्ट करते थे वो डिसीजन मेकिंग में, चाहे आपको कोई किस तरह से डिसीजन लेना है, क्या क्या चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बात करना है, मीटिंग होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड किया जाता था। की ऑफिसर्स इंक्लूडेड। अब इस जो दांग्रियाज जो मैंने बात किया इसमें कुछ की ऑफिसर्स होते थे और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाएगा आपको किसी न किसी एग्जाम में, जिसमें आपको बुरहान, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता था। बुरहान, ये बुरगोहान, ठीक है, मे भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो रहा है। मिलिट्री चीफ एंड बरपात्रा एंड बरगुआ, ठीक है, ये दो टर्म्स है जो कि आपको किस चीज से रिलेटेड है, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स, ठीक है, सिविल और मिलिट्री मैटर से रिलेटेड है। सो ये टर्म्स आपको देखते हुए जाना, ये टर्म्स आपको पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है उसको बोला जाता है मौजाज, ये जनरली इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है मौजा जो था ये टर्म यूज किया गया था होम किंगडम के टाइम पे, ये क्या चीज थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। अब इसको एंड परगनास वेयर मैनेज बाय द लोकल ऑफिसर, तो परगना को कौन कंट्रोल करता था, लोकल ऑफिसर। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। टर्म्स को एक बार दो बार देख लेना ताकि चीजें लंबे समय के लिए याद रहे। पटकाई काउंसिल याद रखना। नेक्स्ट इज पैक सिस्टम या पाइका सिस्टम। अब पाइका शब्द ना उड़ीसा का जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे वहां पे भी मिलता है, ठीक है, पाइका रेवेलियन हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने। और अगर वहां पे ये पाइक और ये पाइका पूछ दिया जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। सो पाइक सिस्टम जो है वो, पाइक सिस्टम वाज लेबर एंड मिलिट्री जो है वो, उसमें आपको क्या किया जाता था, लोगों को शामिल किया जाता था। एंड वेयर एडल्ट फील वाज रजिस्टर्ड एज अ पाइक, मतलब सोल्जर और अ लेबर एंड हैड अ रेंडर सर्विस टू द स्टेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब ये स्पेसिफिक पीरियड जो लिखा हुआ है ना आपको, वो 3 महीने का जनरली, अब हर सोर्सेज में अलग अलग दिया हो, ठीक है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये आपको नहीं पूछा जाएगा 6 महीने का था 7 महीने का, बट जनरली बोला जाता है कि स्पेसिफिक पीरियड 3 महीने के लिए इनको रखा जाता था। अब जो पैक सिस्टम था ना, इसमें बोला जाता है कि कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता था, ठीक है, कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता था, जैसे कि आर्टिजन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, नोबेल्स को नहीं किया जाता था, और ऑलरेडी जो मिलिट्री में है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा था कि इसमें ओपन सिस्टम था, अगर कोई लोग लेबर का काम करना चाह रहे, सोल्जर्स बनना चाह रहे तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती थी। लेबर और मिलिट्री में उनको इंक्लूड किया जाता। जनरली आपको एडल्ट मेल लिखा हुआ है, ठीक है, फीमेल का कोई जो है वो हमें रेफरेंस नहीं मिलता है। पैक सिस्टम को याद रखना, सोल्जर और लेबर के टर्म में, और ये 3 महीने के लिए जनरली बोला जाता था इसमें आपको, ताकि चीज़ों को और लोगों को ट्रेन किया जाए, ठीक है। जैसे मान लो 3-3 महीने के लिए रहेंगे लोग, इसमें ट्रेनिंग इनको मिल जाएगी। सो इन केस इन नियर फ्यूचर मान लो कि अगर अटैक होता है तो इनके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी रहेगा। मान लो इनके अगर मान लो अदर किंगडम से कोई अटैक करता है तो यहाँ के कॉमन लोग भी तो ट्रेन रहेंगे, और ये ट्रेन रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, लेबर जो है वो आपको उनको एग्रीकल्चर में लगाया जाता था। 2 चीज़ें जो आपको अहोम किंगडम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि अहोम किंगडम जब आती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कल्चरली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देती है।
एक इन्होंने जो आपको ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे मैंने बात किया, दूसरा इन्होंने राइस कल्टीवेशन। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि राइस कल्टीवेशन इससे पहले नहीं होता था, जो आपको चावल की खेती है पहले नहीं होती थी, ऐसा नहीं बोल रही मैं, पैडी कल्टीवेशन ऐसा नहीं, पहले भी हो रहा था, बट इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे आपको राइस कल्टीवेशन करवाया था। तो ऐसा बोला जाता है कि पैक सिस्टम लाने का जो पर्सपेक्टिव था ये इसलिए भी था कि राइस कल्टीवेशन में आपको लेबर की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लेबर फोर्सेस की जरूरत होती है। तो इसीलिए इन्होंने 3-3 महीने का जो वो स्लॉट रखा था, इसमें आपको लोगों को वो इन्वॉल्व करते थे और एग्रीकल्चर करवाया जाता था। दूसरा यहाँ पे सोल्जर्स का भी लिखा हुआ, एडल्ट जो आपको हट्टे कट्टे जो लोग होते थे उनको इसमें लगाया जाता था। पैक सिस्टम इंश्योर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सोल्जर्स एंड वर्कर्स फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ होम इकोनॉमी एंड आर्मी। क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है, लंबे समय के लिए अपना राज्य जो है वो चलाना है, तो आपको एकदम कॉन्टिन्यूसली, आपको ऐसा नहीं उसमें ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, आपको फार्मर चाहिए होगा, मतलब लेबर चाहिए होगा, वर्कर चाहिए होगा, सोल्जर चाहिए होगा। तो इस सिस्टम के तहत वो क्या करते थे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, रोजगार देते थे, तो लोग इनसे जुड़े हुए रहते थे, जो कि लेबर जो है वो भी इकोनॉमी में उनको मदद करेगा, दूसरा आपको सोल्जर्स भी मदद करेंगे। सो ये काइंड ऑफ जो है वो इनकी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। अहोम डायनेस्टी फाउंडेड बाय, ऑलरेडी मैंने बताया, सुकप्पा। 600 रूल है, कैपिटल आपको यहाँ पे शिवसागर है, बट याद रखना आपको जो चारदेग होता है कैपिटल इनिशियली। नोन फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ असम, ट्रेडिशनल फेस्टिवल म्यूडोम एंड मीकी। रिलीजियस बिलीव इनका वर्शिप एंसेस्टर, एनिमिज्म में विश्वास करते थे, नेचर वर्शिप में बात करते थे, ठीक है। बट जब ये यहाँ पे आते हैं तो ये अगर देखोगे जो आपका भक्ति मूवमेंट का टाइम पीरियड चलेगा तो ये हिंदुज्म से भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। एंड इवन बोला जाता है कि ये अपना कोर्ट लैंग्वेज जो है, ठीक है, राज्य भाषा जो है वो संस्कृत को बना लेते हैं कुछ समय के लिए, बाद में ये असमीज लैंग्वेज को भी प्रमोट करते हैं। इन्होंने डिफीट किया था 17 टाइम, 1-2 बार कौन बोले, 17 टाइम्स इन्होंने मुगल्स को डिफीट किया था। जितने बार मुगल्स आए थे सोचो, मान के चलो हार के यहाँ से गए थे, फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। इंट्रोड्यूस द एडवांस इरिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिल्ड द मॉन्यूमेंट्स लाइक ताल घर एंड रंग घर, प्रैक्टिस अहोम लैंग्वेज एंड ताई कल्चर। फेमस रूलर जैसे कि रुद्र सिंह है, प्रताप सिंह है, सुमुंग है, ठीक है, ये कुछ रूलर्स के नाम है। जैसे सुकप्पा के बारे में मैंने बता दिया, फाउंडर है, आपको ट्यूटोरियल एक्सपेंशन करते हैं। सुहुंगमोंग, ठीक है, ये आपको 1497 से लेकर 1539 तक है, इन्होंने धिंगिया, ठीक है, राजा। ही अडॉप्टेड द टाइटल स्वर्गदेव, जो हमने बात किया था ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, लॉर्ड ऑफ हेवन, इन्होंने खुद को बोला था। इंट्रोड्यूस द संस्कृताइजेशन एंड एक्सपेंडेड द किंगडम, एनेक्सिंग द जो कल्चर वाला एरिया है, टेरिटरीज है, इसको उन्होंने एक्सपेंड किया था। सो ये जस्ट आपको एक चीज याद रखना है कि इनके टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और अगर टाइम पीरियड अगर आप देख रहे हो ना, इसी से आप कॉमन सेंस लगाओ ना, ये पूरा टाइम पीरियड आपको भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक है। सो और इवन अगर आपको इस टाइम पे इनको ऐसा था कि एक्सेप्टेंस लेना था, यहाँ के कल्चर को अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप लोग को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो संस्कृत लैंग्वेज को इनके टाइम पे बहुत बढ़ावा दिया जाता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे असमीज लैंग्वेज का मिसिंग है, असमीज लैंग्वेज को भी प्रमोट करते हैं, लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट करते हैं। प्रताप सिंह, इनका टाइम पीरियड 1603 से 1641 है, ठीक है। नोन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपको वारवो और वोर पात्रा वोहाइन, ये जो मैंने बात किया था ना सिविल एंड मिलिट्री वाला, ये इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। गंदार सिंह, ठीक है, ये 1681 से लेके आपको 1696 तक इनका रूल रहता है। इसमें सारे आपको इनके टाइम पे आपको याद रखना, वैष्णविज्म को प्रमोट किया गया था। तो की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए किसके टाइम पे कौन कौन सी चीजें आपको आ रहा है। रुद्र सिंह, इनका टाइम पीरियड आपको 1696 से लेकर 1741 तक है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल किया था किस चीज को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। रुद्र सिंह स्टैब्लिश द रंगपुर एज अ न्यू कैपिटल एंड बिगन द बिल्डिंग द रंग घर, एशियाज ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर। तो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर को पूछा जाए तो इनके सामने काल में बना रहा है, जिसको रंगपुर बोला जाता है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट ईयर जो कि इससे रिलेटेड है, जैसे कि 1213 में आपको मोंग मोंग, म्यांमार से आपको आना, या फिर म्यांमार देख लो, चाइना देख लो, यहाँ से इनका आना होता है। 28 में पहुंचते हैं कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा वैली में, कैपिटल इनका स्टैब्लिश करते हैं 53 में। 68 में सुकप्पा जो है इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। फिर आपको 1524 में चूतिया जो आपको किंगडम है एंड सुंग है, ठीक है, इनका टाइम आता है। 1527 में आपको नुसरत शाह का इन्वेजन होता है। नुसरत शाह का इन्वेजन आपको याद रखना है, ये नेशनल हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1532 में आपको तुर्बुक इन्वेजन होता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्वेजन है, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। ना नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है आपको लचित के बारे में, ठीक है। इनके बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगेन जैसे हमने देखा आपको मोइडम्स के बारे में न्यूज में था, तो लचित के बारे में भी आपको किस चीज में था, आपका करंट अफेयर में था। सो मिलिट्री पावर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बैटल ऑफ सरायघाट,
अहोम किंगडम से जो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी हमने देखा कि 17 बार आपको मुगल्स आएंगे, अटैक करेंगे और 17 बार डिफीट होके जाते हैं, बट उसमें सारे बैटल्स आपको नहीं याद रखते, कुछ बैटल्स आपको याद रखते हैं, जिसमें से बैटल ऑफ सराय घाट ये 1671 में होता है। एंड लचित जो है वो अहोम जनरल होते हैं जो कि लीड करते अहोम आर्मी को, डिसिसिव विक्ट्री होती है इनकी मुगल्स के खिलाफ, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये क्या करते हैं, उनको डिफीट करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में रिवर पूछ दिया जाता है। बैटल ऑफ सराय घाट किसके समय काल में हो रहा है, औरंगजेब के टाइम पे हो रहा है, और आपको राम सिंह जो है वो राजपूत होते हैं जो कि इस चीज़ को लीड करते हैं, और आप आते हैं यहाँ पर डिफीट कर दिया जाता है किसके द्वारा, लचित के द्वारा। लचित इनको डिफीट करते हैं और इनको खदेड़ के भगाते कहाँ से, असम से। द बैटल फॉट विद द गुरिल्ला टैक्टिक्स मार्क वन द फ्यू इंस्टेंसेस वेयर इंडियन फोर्सेस डिसिप्लिन डिफीटेड द मुगल्स। कुछ ऐसे सेलेक्टिव ही ऐसे बैटल्स हुए जहाँ पे मुगल्स को जो है हार का सामना करना पड़ा, चाहे मराठास के साथ या फिर आपको दक्कन में या फिर आपको असम में। और ये कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, लचित होते हैं, जो कि इनको डिफीट करते हैं। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस यूज किया जाता है वो होता है गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स। गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा, इवन जो है शिवाजी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेजर बैटल्स, बहुत सारे बैटल्स हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है जो कि आपको याद रखते हैं। रिकैप्चर ऑफ गुवाहाटी, जो गुवाहाटी इनके हाथ से निकल गई होती है, मुगल्स इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसको वापस से रिकैप्चर किया जाता है, रीटुक किया जाता है इतक हुली के, ठीक है, इतक हुली को मुगल्स से। और ये आपको कब किया जाता है, 1667 में, ये डेट याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपको बैटल ऑफ अलाबोई, ये आपको 1669 में है, जिसमें आपको हैवी लॉस होता है, हैवी होम लॉस होता है, जिसमें इतने यहाँ पे नंबर्स दिखाए गए जिसमें सोल्जर्स की हत्या की जाती है, मारा जाता है इनको। लेकिन ये बैटल आपको ईयर हो सकता है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो बैटल जो है रिकैप्चर किया जा रहा है गुवाहाटी को 1667 में, बैटल ऑफ अलाबोई जो है आपको 1669 में हो रहा है, एंड बैटल ऑफ सराय घाट, ये बैटल आपको याद रखना डिसिसिव बैटल है। और इसमें आपको जो है लचित इसको लीड करते हैं, और लीड ही नहीं करते हैं, जो वो बहुत ही तरीके से जो है लेसन देते हैं किसको, मुगल्स को। और मुगल्स को इस बार इनको लग जाता है कि इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना, इस एरिया को रूल करना जो है इनके बस की बात नहीं है, और बोला जाता है कि इसके बाद शायद वो आना भी इस एरिया में छोड़ देते हैं। सो याद रखना आपको गुरिल्ला वॉर प्रैक्टिस का यूज किया जाता है। इस पूरे टेरेन के बारे में इनको बहुत अच्छे से जानकारी होती है जो कि मुगल्स के अंदर नहीं होती, इस वजह से ये हारते हैं इस पूरे बैटल्स को। तो ये क्रोनोलॉजी आपको चीजें याद रखनी है बैटल्स की। नाउ नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू मुगल्स इन्वेजन। तो अहोम्स जो है वो आपको रेसिस्ट करते हैं मुगल्स इन्वेजन को, डिफीट करते थे मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं बहुत बार इनको डिफीट करते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग ट्राइब्स, इनके पास बहुत सारे, अब जो डिक्लाइन को देखा जाए ना, डिक्लाइन का रीजन अगर पूछा जाए आपको कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो डिक्लाइन को लेकर अगर रीजन देखा जाए, सो ऐसा नहीं है कि मतलब एक रीजन था। एक तो मुगल्स का जो टाइम टू टाइम अटैक हुआ जिसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हुए, चाहे सोल्जर्स का लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, और लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो, ठीक है। जो एक ट्रस्ट था वहाँ के ट्राइब को कि ये हर बार इनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इतने नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन वहाँ पे आपको वैनिश हो रहा है, लोगों को हत्या की जा रही है, सो एक ट्रस्ट भी इनका खराब होता है। एंड जो वहाँ के नेबरिंग जो ट्राइब्स थे वो भी इनके खिलाफ हो जाते हैं, खासकर जो आपको नागा ट्राइब्स का नाम आएगा, ठीक है, नागा ट्राइब्स हो जाएंगे, जो अदर आसपास के रीजन के ट्राइब्स होंगे वो भी इनके खिलाफ जो है वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, जो कि पहले इनिशियली इनके जो दोस्त होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में जैसे कि कचारी आपको ट्राइब्स है, लेटर नागास ट्राइब है, एंड जो चूतिया ट्राइब है, ये सब आपको इनके साथ एक साथ वो अलायंस बना के इनके खिलाफ जो वो विद्रोह चलाते हैं, और इसी वजह से भी आपको इनके क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। तो ये आपको रीजन्स याद रखने हैं। आर्किटेक्चर जो है आपका अचीवमेंट, रंग घर जिसको एशिया ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर बोला जाता है, ये अहोम के टाइम पे बनता है। तलाताल घर, ये आपको 7 स्टोरीड पैलेस है जिसको विद इन सीक्रेट टनल्स, और ये सीक्रेट टनल्स के तहत बनाया गया। अब अगर आप देखोगे इवन मुगल्स के टाइम पे भी आपको सीक्रेट टनल्स बनाए जाते थे, और उसमें आपको जो है, क्योंकि ये बनाने का पर्पस यही होता था कि मान लो बैटल्स होते तो वहाँ से कैसे उनकी आर्मी को निकाला जाए और कैसे सेफली जो वहाँ के जो आपको राजा है उनको निकाला जाए, उसके लिए आपको टनल्स बनाए जाते थे। तो तालाताल घर याद रखना आपको, 7 स्टोरी है एंड सीक्रेट टनल्स से जुड़ा हुआ। चारदेव मोइडम जिसको बोला जाता है, बरियल माउंट्स एंड अहोम किंग्स के। सो ये जो मैंने हमने पीआईबी में देखा था ये इंपॉर्टेंट था, 43rd नंबर का यूनेस्को हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था। अब ये इसको बोला जाता है पिरामिड ऑफ असम, इसको बोला जाता है, जैसे आपको पिरामिड इजिप्ट में देखा जाता है, ठीक है, वैसे ही इसको पिरामिड ऑफ असम बोला जाता है, बट ये अलग है, ठीक है। कल्चरली अगर देखोगे तो बहुत सारी इसमें अलग चीज़ें। अब जो इनमें आपको जो सोल्जर्स होते थे जो बैटल्स ग्राउंड में आपको जिनकी हत्या की जाती थी, या फिर जो आपको हत्या तो नहीं बोल सकते, उनके लिए आपको जो शहीद होते थे उनके लिए ये बरियल माउंट्स बनाया जाता था, इनको उनमें रखा जाता था। एंड अगर आप जाओगे असम में तो आपको देखने को ये
मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज कल्चरली वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो बस आपको याद रखना है कुछ ये चीज़ें, की पॉइंट्स, ये आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड अचीवमेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में है, तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज डिक्लाइन का रीजन मैंने बता दिया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 18th सेंचुरी में, आपको होम किंगडम फ्रैक्शन बन रहे हैं, आपको सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, सबका अलग अलग डिमांड हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है बर्मीज का, ठीक है। सो बर्मीज इन्वेजन आपको असम में होता है, कब से कब होता है, 1877 से 26 के बीच में। अब इसी बीच में अगर आप देखोगे तो एंग्लो बर्मा वॉर भी आगे जाके होने वाला है। सो फर्दर जो आपको इस पूरे एरिया को देखा जाए तो लीडिंग टू द डाउनफॉल। अब हर जगह से इंटरनल, अगर इंटरनली स्ट्रांग हो आप वहाँ पे चीज़ें, अगर मान लो इनका ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ अच्छा बनता है, तो अगर बाहर से भी अटैक होगा ना तो आप उस चीज़ को रोक सकते हो। लेकिन अगर आप खुद ही अंदर से खोखले हो चुके हो, ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ उम्मीद ही नहीं बचा हुआ, तो फिर आपको अगर बाहर से कोई कितना भी ज्ञान दे देना तो आप फिर नहीं सर्वाइव कर पाओगे। यही इनके साथ हो रहा था इंटरनली, बोलते ना कि जो आपको जंग लग गई थी, जितने ट्राइब्स थे वो सब अपना अपना अलग अलग जो है वो चीज़ों को देख रहे थे, उनका अलग डिमांड था, उनको लगता था कि उनको पावर में आना चाहिए, और इस चीज़ का फायदा जो है वो बर्मीज पॉपुलेशन उठा रहे थे, और वो आपको अटैक करते, कहाँ पे, इन्वेजन करते 1870 से लेकर 26 के बीच में। ट्रीटी ऑफ यानदुबो ये 26 में साइन किया जाता है, एंड एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ यानदुबो। द असम वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, मार्किंग द एंड ऑफ अहोम रूल। जो सपना था ना, मुगल्स ने सपना देखा था, दिल्ली सल्तनत ने सपना देखा था, ब्रिटिशर्स बहुत लंबे समय लड़ने के बाद इस चीज़ को पूरा कर पाते, और ये भी उनके लिए आसान नहीं होता है, वो उसमें मदद करती है। जो आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, इसके वजह से इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, और जो बर्मीज का इन्वेजन था उसको बहाना बना के ये क्या करते हैं, पूरे अहोम एरिया को किंगडम पे ऑक्यूपाई करते हैं। और ये आपको ट्रीटी याद रखना, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है। इनकी लेगेसी क्या थी, इन्होंने जो है वो, उनका आज पूछा जाए कि आपको छाप पूरे इतिहास पे क्या क्या है, तो कल्चरल इंटीग्रेशन हमने देखा कि अहोम कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉर्मेशन ऑफ असमीज आइडेंटिटी बाय यूनाइटिंग वेरियस, जो कि पहले, इससे पहले जितने भी किंगडम्स थे वो नहीं कर पाया, ठीक है। सो अहोम जो है वो पूरे ट्राइब्स को एक साथ 600 साल 600 ईयर्स तक एक साथ लेके आते हैं, और एक जो है एक कल्चर, जो हम लोग बोलते हैं ना होमोजीनियस कल्चर, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, कॉमन कल्चर को, कॉमन पॉलिटिकल जो है वो एसोसिएशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी लेगेसी थी, जो कि इससे पहले कोई नहीं कर। अब ऐसा नहीं कि सबका कल्चर उन्होंने खत्म कर दिया, सबके कल्चर है, सबकी लैंग्वेज है, सबका रहना सहना अलग हो सकते हैं, बट वो उनको एज ए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भारत को एज ए भारत दिखाते हैं हम। अलग बात है कि उसमें 28 स्टेट है, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, बट जब हम बात करते हैं एज ए इंडियन तो हम सब एक हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही अब उन्होंने अहोम किंगडम ने जो आपको किया था। इसके अलावा उन्होंने एक्सटर्नल जो इन्वेजन था उसको बहुत लंबे समय तक के लिए जो है उसको रोका, चाहे आपको दिल्ली सल्तनत का अटैक हुआ हो, मुगल्स का हो, या ब्रिटिशर्स को भी बहुत इन्होंने परेशान किया, बट अंत में जाके ये चीज़ें खत्म होती है। पैक्स सिस्टम ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव आपका यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर सिस्टम था, जिसमें आपको जो गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। रंग घर ऑलरेडी मैंने बताया, ताल ताल घर बताया, तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन था। तो ये आपको पूरा लेक्चर जो था, जिसमें हम लोग किन किन चीज़ों पे बात किया, हमने अहोम किंगडम पे बात किया, ठीक है। और समराइज है आपको अहोम किंगडम का जो है नियरली 600 रूल होता है, रिफ्लेक्ट करता है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री रेजिलियंस एंड कल्चरल पैट्रोनेज। तो ये सब इंटीग्रेशन है, एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट द मुगल इन्वेजन। जो मुगल इन्वेजन था, इन्होंने लंबे समय के लिए इसको रोका था। ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आपको जो टॉपिक है समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सो हु फाउंडेड द अहोम डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी? सुकप्पा फाउंडर थे। इनको लेके सवाल आता है कि कहाँ से आए थे, यूनान प्रोविंस, चाइना, ठीक है। कुछ जगह आपको म्यांमार भी लिखा होता है, कहीं आपको तिब्बत भी लिखा होता है। सुकप्पा आपको याद रखना है, फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी, एंड कितने समय के लिए रूल रहता है इनका, 600 ईयर के लिए। इनका रूल नहीं, पूरे अहोम डायनेस्टी का रूल बता रही हूँ मैं। अब यहाँ पे पूछा है इन विच ईयर वॉज द अहोम किंग एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अहोम किंगडम को कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया जाता है, तो 1228 इस ईयर में। अब 1213 में आ रहे हैं, 9000 लोगों के साथ आ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, बट स्टैब्लिश कब किया जाएगा, 1228 में। सुकप्पा ओरिजिनली बिलोंग टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें की बात कर रहे थे, ऑप्शन में तिब्बत भी है, म्यांमार भी है, यूनान भी है, एंड नेपाल भी है। तो ऑप्शन में यूनान है, यूनान ही टिक करोगे आप, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होता तो हम लोग ऑल ऑफ द एबव पे जा सकते थे, नेपाल को ताकि म्यांमार, तिब्बत, चाइना, ये तीनों आ जाता अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता तो। बट अगर यूनान है तो यूनान ही टिक हम करेंगे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम, सो अहोम किंगडम का 3 कैपिटल था, बताया था मैंने आपको। फर्स्ट कैपिटल कौन सा था आपको, चारदेव था। अगर पूछा जाए कौन सा नहीं था, तो ये आपको गुवाहाटी नहीं था, बस इसके अलावा रंगपुर,
घरगांव और चारदेन, ये तीनों कैपिटल अहोम का रहा था। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अहोम किंग, जो अहोम किंग थे वो कौन सा टाइटल जो है, कौन सा टाइटल धारण करते थे, स्वर्ग देव का, गॉड ऑफ हेवन। और मैंने बताया भी था कि किसने ये टाइटल की शुरुआत की थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अहोम एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो, अगर आपने पूरे लेक्चर को देखा तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। द पैक सिस्टम वॉज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड था ये, तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, नहीं होगा, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, नहीं था। सी, मिलिट्री एंड लेबर सिस्टम, लेबर सर्विस से रिलेटेड था। और कितने मंथ के लिए रखा जाता था, स्पेसिफिक पीरियड के रहते थे ये, 3 मंथ्स के लिए रहते थे। नाउ पैक सिस्टम में एक पैक का सिस्टम आता है, जो कि मैंने आपको बताया, पैक का रिवेलियन कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। पैक सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो कहाँ से रिलेटेड था ये, अहोम किंगडम से रिलेटेड था। हु वाज ऑल्सो नोन एज अ धिंगिया राजा, किनको बोला जाता था। नाउ दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सो 2 होमवर्क है एंड बाकी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि आपका ये बेसिक लेक्चर है, आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, बहुत एडवांस में बहुत सारी चीज़ें मैं आप जो है वो एक साथ बता देती हूँ, बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे कौन कौन से, तो बैटल्स का जो जिनियोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया है, वो आपको याद होना चाहिए, कौन सा बैटल पहले हुआ था, कौन कौन से किंग एसोसिएटेड है अहोम किंगडम से, वो होना चाहिए। एंड लक्षित के बारे में जो मैंने आपको बताया, बैटल लड़ा था उन्होंने, कौन से रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा पे, किसको डिफीट किया था, ठीक है। और वो उस डिफीट के बाद कितने टाइम्स मुगल्स ने अटैक किया था, ये सारी चीज़ें हमने देखा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखा, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, टर्म्स क्या क्या एसोसिएशन था, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स थे। एंड अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करने की जरूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।